बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर 5 टॉर्क एंगुलर मोमेंटम एंड इक्विलिब्रियम, लेक्चर नंबर 9। इसमें आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इससे पहले हम इसकी डेफिनेशन, डायमेंशन, यूनिट वगैरह हम देख चुके हैं और क्या डायरेक्शन होती है एंगुलर मोमेंटम की, ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया। अब ये देखिए कि इसमें जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आता है, ये जो है दो तरह से आता है। एक तो होता है फॉर अ सिंगल पार्टिकल, यानी कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, उसके लिए आप प्रूव करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और एक आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो अगर लिखा हुआ है कि फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो फिर तो आपको वही वाला करना पड़ेगा जिसमें मोर देन वन पार्टिकल होता है। ठीक है, और अगर इसमें जो है कि पार्टिकल की कोई बात नहीं हो रही है, सिर्फ ये आ रहा है आपके पास प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो आप ये वाला टॉपिक भी कर सकते हैं, यानी सिंगल पार्टिकल का। ठीक है, इसके लिए भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब इस टॉपिक का जो फॉर सिंगल पार्टिकल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसका एक और टॉपिक का नाम है, ये है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, यानी क्वेश्चन इसका ये भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, या ड्राइव द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो अगर ये आ रहा है आपके पास, ठीक है, तो भी आप, ठीक है, यही आप करेंगे जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सिंगल पार्टिकल। ठीक है, इसके लिए मैं बता देती हूँ कि कहाँ तक करना है, और इसके लिए भी हम देख लेंगे कि इसको कहाँ तक करना है। ये अब एक पार्टिकल की बात हो रही है, कोई एक ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि एक पार्टिकल है, ठीक है, उसका मास क्या है m। ठीक है, और मूव कर रहा है विद वेलोसिटी vi। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है उसकी vi से पार्टिकल मूव कर रहा है। अब क्या होता है कि इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं F। ठीक है, F फोर्स अप्लाई की जाती है, तो क्या होगा, फोर्स क्या करती है, वेलोसिटी चेंज करती है, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और कितनी हो जाएगी, vf हो जाएगी। ये है इसकी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, यानी वेलोसिटी चेंज हुई है। जब वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, यानी हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी पर, ठीक है, तो वो क्या करती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, हमें पता है कि फोर्स में और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है, F इज इक्वल टू ma। ठीक है, ये हमारे पास है फोर्स और एक्सेलरेशन का रिलेशन। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ। अब एक्सेलरेशन हमें पता है क्या होता है, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और जितने टाइम में वेलोसिटी चेंज हुई है, ठीक है, उस टाइम से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आ रहा है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी ये हमने क्या लिखा है, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसको जो है, ठीक है, जो ऊपर वाला जो है समझ लें फैक्टर है vf माइनस vi, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मास से। ठीक है, मास से मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो गया, mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब ये देखें क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, ये होता है हमारे पास लीनियर मोमेंटम, क्योंकि हमने पढ़ा है लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा फाइनल लीनियर मोमेंटम, और ये इनिशियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा इनिशियल लीनियर मोमेंटम। अब यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यानी कि अब यहाँ पे ये चीज़ हमें देगी चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, फाइनल मोमेंटम में से जब इनिशियल मोमेंटम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम। ये आ रहा है डेल्टा पी। डेल्टा किसके लिए होता है, चेंज के लिए होता है, और ये भी डेल्टा चेंज के लिए। तो ये आ गया आपके पास चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यानी कि आपके पास आ गया ये रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये किसके इक्वल आ रहा है, ये आपके पास फोर्स के इक्वल आ रहा है। ठीक है, यानी ये रिलेशन हमें बता रहा है कि फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जाता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू डैश। ठीक है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, अगर लीनियर मोमेंटम है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो किसके इक्वल होगा, वो फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चला कि फोर्स जो है वो मोमेंटम चेंज करती है। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन में
फोर्स क्या करती है, मोमेंटम चेंज करती है। ठीक है, ये चीज़ हमें पता चली। और यहाँ पे अब देखिए हमारे पास इसको हम किस तरह से लिख रहे हैं, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहाँ पे डेल्टा की जगह देखें मैं क्या लिख रही हूँ, डी लिख रही हूँ। यहाँ पे डेल्टा की जगह मैंने क्या लिखा है, डी। ठीक है, अब डेल्टा भी चेंज के लिए होता है और ये डी जो है स्मॉल डी, ये भी चेंज के लिए होता है। लेकिन अगर ये स्मॉल चेंज होता है तो हम यहाँ पर डी लेते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप शॉर्ट टाइम में देख रहे हैं कि लीनियर मोमेंटम में कितना चेंज आया, देखिए अगर आप 5 सेकंड में देखेंगे कि मोमेंटम में कितना चेंज आया वो ज़्यादा होगा, अगर आप 1 सेकंड में देखेंगे कितना चेंज आया तो वो कम होगा। अगर आप और कम टाइम लेंगे 1 मिली सेकेंड में देखेंगे मोमेंटम में कितना चेंज आया तो वो और कम होगा। यानी कि अगर हम स्मॉल टाइम में देख रहे हैं कि कितना चेंज आया तो वो उसमें चेंज भी स्मॉल होगा। तो स्मॉल चेंज के लिए हम क्या करते हैं, डी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये डी जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चेंज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि चेंज इन मोमेंटम, और ये क्या है, चेंज इन टाइम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, यानी मैंने ये वही चीज़ लिखी है जो मैंने लिखी थी अभी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, यानी अब फोर्स की जगह हम लिख सकते हैं डी पी अपॉन डी टी, और डी पी अपॉन डी टी की जगह हम, ठीक है, इसको लिख सकते हैं फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, या तो हम देखेंगे, ठीक है, इस टॉपिक में रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, और उसके बाद हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो अब एंगुलर मोमेंटम जो है, एक पार्टिकल है तो उसका एंगुलर मोमेंटम हम डिनोट कर रहे हैं एल से। ठीक है, और यहाँ पर हमने देखा था, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। ये ठीक है, ठीक है, यानी बॉडी मूव कर रही होगी, उसकी कोई लीनियर वेलोसिटी भी होगी, बॉडी सर्कुलर मोशन में है। ठीक है, उसका कोई मास भी होगा, और उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से या पॉइंट ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस होता है वो हम लेते हैं, ठीक है, आर या पोजीशन वेक्टर, यानी एक तरह से ये, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो अब यहाँ पर ये हमने एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, ठीक है, लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले में, ठीक है, दोनों साइड पर हम लेंगे, ठीक है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने लिखा है डी बाई डी टी। ठीक है, यानी चेंज आप ले रहे हैं किसी भी क्वांटिटी का, जब आप चेंज लेते हैं स्मॉल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो ये होता है आपके पास डेरिवेटिव। ठीक है, यानी डी बाई डी टी क्या है, ये डेरिवेटिव है। ठीक है, टाइम डेरिवेटिव है। और यहाँ पर भी अब एंगुलर मोमेंटम और ये साइड पर आर क्रॉस पी का हम लेंगे डेरिवेटिव, यानी दोनों को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, डी बाई डी टी से। और यहाँ पे भी देखें डी बाई डी टी। डी बाई डी टी का मतलब है कि अब आप यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और यहाँ पे क्या ले रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, आर क्रॉस पी। ठीक है, यानी आर क्रॉस पी का आप चेंज देख रहे हैं, यहाँ पे आप एंगुलर मोमेंटम का देख रहे हैं, यानी ये है चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि इसको हम एक फॉर्मूला जो होता है आपके पास मैथ्स में, उससे सॉल्व करते हैं। यानी कि अगर आपके पास दो क्वांटिटीज़ हैं और वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन सिंपल भी हो सकता है, यहाँ पे ये क्रॉस प्रोडक्ट है ये। तो अगर दो क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और उसका हमें डेरिवेटिव लेना है, यानी डी बाई डी टी लेना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा कि हम, ठीक है, पहले एक क्वांटिटी को, ठीक है, उसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, यानी हमने इसका डी बाई डी टी ले लिया किसका, आर का। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, वो मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। अगर सिंपल है तो यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन आएगी, अगर यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है तो यहाँ पे भी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे फिर हम दूसरी क्वांटिटी जो है एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये फॉर्मूले में, ठीक है, प्लस का साइन होता है, ठीक है, यहाँ प्लस ही आएगा। उसके बाद हम फिर, ठीक है, ये पहली क्वांटिटी एज इट इज़ लिखेंगे, फिर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है यानी क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे, और फिर ये सेकंड क्वांटिटी का हम डेरिवेटिव लेंगे, यानी ये हो गया डी पी बाई डी टी। ठीक है, इस तरह से ये आपका दो अगर क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनका डेरिवेटिव हम इस तरह से लेते हैं। अब ये देखिए कि ये बीच में प्लस का साइन है ये, ठीक है, और ये पूरी एक, ठीक है, टर्म है, और ये आपकी एक सेकंड टर्म है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये देखें क्योंकि प्लस साइन है तो आप जो है इसको भी पहले लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर कहीं पे आप ये देखें कि ये पहले लिखा हुआ है और ये बाद में लिखा है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यानी आर क्रॉस डी पी अपॉन डी टी ये आप पहले लिख दें, और डी आर बाई डी टी क्रॉस पी ये आप बाद में लिख सकते हैं, इससे रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। यानी कि अगर देखें 2 +
3 करें या 3 + 2 करें, आंसर क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब फॉर्मूला जो है आपकी आसानी के लिए मैं आपको बता दूं कि आप ये कीजिएगा कि आप पहले, ठीक है, पहली जो आपके पास क्वांटिटी है उसका डेरिवेटिव ले लीजिएगा और सेकंड को एज इट इज़ लिख लीजिएगा। फिर इसमें फर्स्ट क्वांटिटी को एज इट इज़ लिखिएगा और सेकंड का डेरिवेटिव लिखना है हमें। ठीक है, इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखें कि ये आर पोजीशन वेक्टर है जिसको हम मीटर में मेजर कर रहे हैं और आपको इसको क्या ले रहे हैं, वेक्टर ले रहे हैं, यानी एक तरह से ये डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट का आप चेंज ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमें पता है किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के, तो ये हो जाएगी वेलोसिटी यानी पार्टिकल की वेलोसिटी। उसके बाद ये लीनियर मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम हमें पता है क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, यानी इसकी जगह हम लिखेंगे mv। ठीक है, ये हमने अभी देखा कि क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, और ये होता है फोर्स के इक्वल, इसकी जगह हम लिखेंगे f। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा वेलोसिटी, ये लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, और ये dp/dt की जगह मैंने लिखा f। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मास स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम बाहर लिखेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट हम किसका लेंगे, v और v का, यानी v क्रॉस v, इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, और ये प्लस, और यहाँ पे क्या हो गया, r क्रॉस f। r क्रॉस f ये हम पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में। ठीक है, फर्स्ट आपका जो लेक्चर था हमने टॉर्क पढ़ा था, टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r क्रॉस f। ठीक है, यानी r क्रॉस f किसके इक्वल हो जाएगा, टॉर्क के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टॉर्क मैंने पुट कर दिया। यहाँ पे ये देखिए कि अगर आप दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, या आप एक वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो 0 के इक्वल आता है। जब हमने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा था या हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था तो उसमें ये प्रॉपर्टी थी और इसको हमने प्रूव किया था। ठीक है, अभी आगे हम देख भी लेते हैं किस तरह से आता है, लेकिन आपको वो चीज़ लिखनी नहीं होगी, आप सिर्फ बस यहाँ पे v क्रॉस v की जगह यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, और आप यहाँ पे साइड में आप बता देंगे कि v क्रॉस v इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करके, ठीक है, शो करने की हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें v क्रॉस v 0 आ रहा है और ये मास से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। यानी ये अब रिलेशन हमें बता रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। ठीक है, यानी यहाँ पर ये चीज़ हमें बता रही है कि जैसे ट्रांसलेटरी मोशन में फोर्स जो है वो चेंज करती है लीनियर मोमेंटम, इसी तरह से कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में है तो वहाँ पर, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम होगा, और एंगुलर मोमेंटम किस से चेंज होगा, टॉर्क से चेंज होगा। यानी कि अगर कोई टॉर्क अप्लाई करेंगे तो उस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाएगा। ठीक है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा, ठीक है, टॉर्क के इक्वल होगा। ठीक है, ये रिलेशन है हमारे पास बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। ठीक है, ये आपको ड्राइव करना होता है। अब ये जो हमने देखें v क्रॉस v को 0 किया था, इसका प्रूफ है, और यहाँ पर मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है। ये प्रूफ जो है आपको, ठीक है, लिखना नहीं होता है। ठीक है, आप इसको बस समझ लें कि कैसे आया था। हमें पता है कि a क्रॉस b किसके इक्वल होता है, a b साइन थीटा, और यहाँ पे क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, यहाँ पे एक इसकी डायरेक्शन के लिए आता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, v क्रॉस v है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, ये फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे होता है साइन ऑफ एंगल बिटवीन a एंड b, यानी साइन ऑफ एंगल बिटवीन v एंड v। अब अगर दो सेम वेक्टर हैं तो क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, ये भी v है और आपके पास, ठीक है, ये दोनों सेम अगर आपके पास हैं तो इनके बिटवीन एंगल क्या होगा, इनके बिटवीन एंगल 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एंगल हम 0 लिखेंगे और साइन 0 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और v मल्टीप्लाई बाई v स्क्वायर, 0 से ऐसे कि ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि v क्रॉस v हमारे पास 0 आया। ठीक है, तो कोई भी दो वेक्टर सेम हो, चाहे v हो, चाहे a क्रॉस a हो, चाहे b क्रॉस b हो, ठीक है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। यानी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर बाय इटसेल्फ इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपने, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, बता दिया। तो आपने क्या करना है, ठीक है, ये सारा, ठीक है, लिखना नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ ये साइड में लिख के बता देना है कि v क्रॉस v इज इक्वल टू 0, और फिर आप उसकी जगह 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये रिलेशन जो हमने ड्राइव किया है, ये है हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ
एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क एंड दिस इज अ रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। ठीक है, यानी अगर आपके पास आएगा क्वेश्चन के ड्राइव रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, तो आपको ठीक है यहाँ तक करना है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर आपके पास आ रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर सिंगल पार्टिकल, तो अब आगे आप इसको कंटिन्यू करेंगे। किस तरह करेंगे? ठीक है, अब ये देखें कि यहाँ पे हमने देखा कि अगर टॉर्क अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है, यानी कि कोई फोर्स अप्लाई हो रही होगी, ठीक है, बॉडी पर, ठीक है, पार्टिकल पर, उससे टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, वो टॉर्क एंगुलर मोमेंटम चेंज कर रहा है। तो अगर वो टॉर्क जो है, ठीक है, वो ज़ीरो हो जाए, ठीक है, इफ़ नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज़ ज़ीरो। ठीक है, अब किस तरह से देखें टॉर्क ज़ीरो होता है? ये होता है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज़ ज़ीरो। ठीक है, एक ये केस हो गया एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो का। दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है और उस पर एक से ज़्यादा टॉर्क अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब उसमें से क्या होगा कि कुछ होंगे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क यानी कि पॉजिटिव, और कुछ होंगे क्लॉकवाइज टॉर्क यानी कि नेगेटिव। ठीक है, तो अगर क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है, यानी जितना क्लॉकवाइज टॉर्क है उतना ही एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो कैंसिल कर देगा। ठीक है, यानी अगर -2 आपके पास है क्लॉकवाइज टॉर्क और +2 है आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा? आपके पास 0 हो जाएगा। तो उस केस में भी हम कहेंगे कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या है? 0 है ये। तो इस तरह से एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो 0 होता है। तो अगर किसी पार्टिकल पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? ये रिलेशन हम उसकी जगह क्या पुट करेंगे? टॉर्क की जगह हम 0 पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखें टॉर्क 0 हो गया, हमने टॉर्क की जगह 0 पुट कर दिया। अब ये रिलेशन हमें क्या बता रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू 0, यानी कि अब ये हमें बता रहा है कि एंगुलर मोमेंटम टाइम के साथ, ठीक है, चेंज नहीं हो रहा है। इसका जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो 0 है। ठीक है, अब अगर चेंज 0 है तो इसका क्या मतलब है कि वो क्वांटिटी कांस्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर चेंज इज 0, इसका मतलब है कि क्वांटिटी यानी एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। तो अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ठीक है, अब इसको हम एक तरह से और देख लेते हैं कि ये हमें जो बता रहा है कि dl/dt इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके पास क्या हो जाएगा? ठीक है, इस तरह हम देख सकते हैं कि ये dl जो है इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ये ठीक है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कैसे होगा? ठीक है, अब आप इसको देख लें इस तरह से कि ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू 0, यानी चेंज आप इसी तरह से निकालते हैं ये। ठीक है, आप 2 और 1 लिख लें, ठीक है, या आप इसी जगह क्या लिख सकते हैं? ठीक है, वो भी लिख सकते हैं, यानी कि फाइनल भी लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, f और इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर आप लिख लें फाइनल, ठीक है, और यहाँ लिख लें इनिशियल, यानी फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब Li को उधर लेके जाइए तो ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, यानी कि ये जो आपका रिलेशन है, ठीक है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू 0, ये बता रहा है कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम 0 है। यानी कि चेंज कैसे निकालेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। इससे हमें पता चल रहा है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या है? सेम है। तो जब इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू जो होती है सेम होती है, तो हम कहते हैं ये कांस्टेंट है या चेंज नहीं हो रहा है, ये कंजर्व्ड है। तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सिंगल पार्टिकल, यानी हमें ये पता चल गया एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको करेंगे। अगर आपके पास आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सिंगल पार्टिकल, ठीक है, यहाँ पे आप ये देख लीजिए, इसके स्टेटमेंट में हमने बताया द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज कंजर्व्ड यानी कांस्टेंट इफ द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज 0। ठीक है, यानी पार्टिकल पर जो टॉर्क है, ठीक है, वो क्या है? 0 है ये। तो ये कंडीशन होती है एंगुलर मोमेंटम के कांस्टेंट होने की। ठीक है, कि अगर टॉर्क 0 है तब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, अगर टॉर्क 0 नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा।
अब हम प्रूव करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। और यहाँ पे हम कितने पार्टिकल्स ले रहे हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं n पार्टिकल्स। ठीक है, क्वेश्चन में आपके पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल भी लिखा हुआ आ सकता है और सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स भी लिखा हुआ आ सकता है। अब इसमें यहाँ पे देखें वही स्टेटमेंट होगा जो कि आपका सिंगल पार्टिकल के लिए है। ठीक है, अब यहाँ एक से ज़्यादा पार्टिकल हैं तो यहाँ पर हर पार्टिकल का अलग अलग एंगुलर मोमेंटम होगा, और जब उन सब पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब यहाँ पे बात होगी किसकी, टोटल एंगुलर मोमेंटम की, यानी सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड यानी कांस्टेंट इफ सम ऑफ द एक्सटर्नल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज ज़ीरो। ठीक है, यानी वही चीज़ है कि अगर जो एक्सटर्नल टॉर्क्स हैं, ठीक है, उनका सम ज़ीरो है, ठीक है, तो यहाँ पे भी टोटल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। या हम कहेंगे कि क्या हो गया, ये कंजर्व्ड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि एक हमारे पास कोई, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आपके पास देखें इसमें जो पार्टिकल्स अगर एक से ज़्यादा हैं तो कोई सिस्टम ऐसा भी हो सकता है कि इसमें आपको बताएंगे 2 पार्टिकल्स हैं, कोई 3 पार्टिकल्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, ठीक है, उसमें कोई आपके पास लिमिट नहीं है। ठीक है, कम भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा 2, 3 भी हो सकते हैं और बहुत सारे भी हो सकते हैं। यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट कंसिडर किया है और इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, 1 2 3 4 अप टू n पार्टिकल्स हैं। ठीक है, हम कंसिडर कर रहे हैं कितने, n पार्टिकल्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिया है भी कि हम 2 को कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए। ठीक है, ये है फर्स्ट पार्टिकल और ये है सेकंड पार्टिकल। ठीक है, और जब हम इस पर, ठीक है, क्या करते हैं, फर्स्ट पार्टिकल जो है ये देख लें कि ये इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन है और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी कि बॉडी जो है जब ये रोटेट करेगी, घूमेगी, ठीक है, तो वो इस लाइन के अक्रॉस, इस एक्सिस के अक्रॉस जो है, ठीक है, इस एक्सिस के अराउंड, ठीक है, मूव करेगी। ये इसका हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अब इस पार्टिकल का इस पॉइंट ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो r1 है, यानी कि पोजीशन वेक्टर। और ये जो सेकंड पार्टिकल है इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो है r2, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। अब इस पार्टिकल पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो है हमारे पास F1। ठीक है, और उसकी वजह से, ठीक है, जब ये पार्टिकल मूव कर रहा है, यानी कि पूरी बॉडी ही मूव करेगी, उसके अंदर जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो है τ1। ठीक है, यहाँ पर ये देख लें सेकंड पार्टिकल है, इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो है फोर्स F2 और इसकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो है τ2। ठीक है, अब यहाँ पे देखें क्योंकि बॉडी, ये पूरी जो बॉडी है ये रोटेट कर रही है, ये घूम रही है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है, हर पार्टिकल का अलग अलग एंगुलर मोमेंटम होगा। ठीक है, अलग अलग हम कंसिडर कर रहे हैं। तो अब ये जो पार्टिकल है 1, इसका एंगुलर मोमेंटम होगा L1। ठीक है, और ये सेकंड पार्टिकल है, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, L2। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट, इसके पास बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जितने भी हैं उनका मास जो है, ठीक है, ये आपकी चॉइस पर होता है। चाहें तो आप मास जो है डिफरेंट ले लें कि अगर ये फर्स्ट पार्टिकल है तो इसका मास m1 है और सेकंड है तो m2 है और जो थर्ड पार्टिकल है उसका मास m3 है। इस तरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये लॉ जो है प्रूव हो जाएगा। और आप ये भी कर सकते हैं कि सारे जो पार्टिकल्स हैं उनका मास सेम कंसिडर कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जैसे मैंने कंसिडर किया है कि पार्टिकल का मास सेम है, इस पार्टिकल का मास भी m है और इस पार्टिकल का मास भी m है। ठीक है, लेकिन जाहिर बात है कि आप इस पर डिफरेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, पार्टिकल्स पर, और इनके पोजीशन वेक्टर क्या हैं, डिफरेंट हैं, r1 r2 डिफरेंट हैं, तो इनका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, डिफरेंट होगा, L1 अलग होगा, L2 अलग होगा। अब ये पूरी बॉडी जब रोटेट करेगी तो इस पूरी बॉडी का एक एंगुलर मोमेंटम होगा जिसको हम कहते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो अब यहाँ पे टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा कि हर पार्टिकल का अगर हम अलग अलग एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, कैलकुलेट कर लें और फिर सारे जो पार्टिकल्स हैं उनका एंगुलर मोमेंटम ऐड कर लें, तो वो जो सम आएगा, सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल पार्टिकल्स, वो हमें देगा टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस
ठीक है, पूरा ऑब्जेक्ट कह लें, ऑफ दिस सिस्टम कह लें, ऑफ दिस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, आएगा टोटल एंगुलर मोमेंटम फॉर दिस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, यानी हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एंगुलर मोमेंटम ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, ये अब यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ऑफ ऑल पार्टिकल्स। यहाँ पे हम क्या कैसे टोटल निकालेंगे, हर पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लेके ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने कितने पार्टिकल कंसिडर किए हैं, n, तो यहाँ पे हमारा, ठीक है, कहाँ तक जाएगा फॉर्मूला, ठीक है, L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू Ln। ठीक है, अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल होगा उसमें आपको बताया जा रहा है कि 2 बॉडीज़ हैं या 2 पार्टिकल्स हैं और उनका अलग अलग इस तरह से आप एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करें और फिर टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालें, तो 2 पार्टिकल्स के लिए फिर आप फॉर्मूला क्या लिखेंगे, L इज इक्वल टू L1 प्लस L2। ठीक है, इस तरह से आप दोनों पार्टिकल्स का या दोनों बॉडीज़ का अलग अलग एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, उनको ऐड कर देंगे, तो उस पूरे सिस्टम का, ठीक है, टोटल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। अब यहाँ हम प्रूव करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, तो उसी तरह करेंगे जैसे हमने सिंगल पार्टिकल के लिए किया था। ठीक है, वही स्टेप होंगे, ठीक है, और आखिर में वही रिजल्ट आएगा आपके पास। यहाँ पे देखिए कि आपके पास एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्टिकल की बात हो रही है, उसका पोजीशन वेक्टर अभी हमने देखा क्या है, r1, और इसका लीनियर मोमेंटम होगा फिर p1। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, डिफरेंट फोर्स अगर अप्लाई हो रही हैं पार्टिकल्स पर तो उनकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी और फिर उनका लीनियर मोमेंटम भी, यानी मास इनटू वेलोसिटी, डिफरेंट होगा। ठीक है, ये सेकंड पार्टिकल का, ठीक है, आगे एंगुलर मोमेंटम r2 क्रॉस p2। ठीक है, ये r3 क्रॉस p3, यानी थर्ड पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, यहाँ पे लास्ट यानी Ln, ठीक है, nth पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ Rn, ठीक है, एंड Pn। ठीक, यहाँ पर अब हमें फिर क्या करना, हमने पहले क्या किया था, अब इससे पहले हमने इसमें डेरिवेटिव लिया था, यानी हम लेंगे चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वो दोनों साइड पे हमें लेना होता है। तो यहाँ पे अब हम ले रहे हैं टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, यानी हम लेंगे चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे इसका लेंगे चेंज, ठीक है, यानी dl/dt, ठीक है, टोटल एंगुलर मोमेंटम का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पे देखें आपके पास एक टर्म नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे एंगुलर मोमेंटम है, तो हर एंगुलर मोमेंटम का अलग अलग आप चेंज, ठीक है, लिखेंगे, यानी कि d/dt r1 क्रॉस p1, d/dt r2 क्रॉस p2, d/dt rn क्रॉस pn। ठीक है, यानी कि अगर शुरू में आपने 2 ले लिया और आखिर में लास्ट ले लिया तो ये भी इनफ है। ठीक है, आपने अगर थर्ड का नहीं लिया है तो कोई बात नहीं। ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको हम उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे अभी हमने 1 पार्टिकल के लिए इसको सॉल्व किया था, वही फार्मूला अप्लाई होगा कि 2 क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, उसका आप ले रहे हैं d/dt, यानी क्या ले रहे हैं, डेरिवेटिव ले रहे हैं चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब इस पहले का देखें आप ये, ठीक है, मैंने क्या किया, ठीक है, r1 का d/dt लिया है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट और p1 को एज इट इज़ लिखा है, बीच में फार्मूले का प्लस, फिर मैंने क्या r1 को एज इट इज़ लिखा है, ये क्रॉस प्रोडक्ट को शो कर रहा है, और ये है, ठीक है, dp1/dt, यानी p1 का मैंने डेरिवेटिव लिया है। ठीक है, ये आ गया आपका फर्स्ट पार्टिकल का, ठीक है, जो आपका लीनियर मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम का जो आप चेंज ले रहे हैं, इसको मैंने सॉल्व कर लिया। प्लस अब सेकंड पार्टिकल का भी इसी तरह करेंगे। ठीक है, dr2/dt, ठीक है, p2 एज इट इज़ लिखा है, ठीक है, फिर r2 एज इट इज़ लिखा है, और फिर लीनियर मोमेंटम का डेरिवेटिव लिया है हमने dp2/dt। ठीक है, इस तरह थर्ड का हम नहीं लिख रहे हैं, डॉट डॉट। ठीक है, लास्ट पार्टिकल का हमने लिखा है, ठीक है, drn/dt क्रॉस pn प्लस rn क्रॉस dpn/dt। ठीक है, ये मैंने अलग अलग लाइंस में लिखा है, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं थी। आप जब करेंगे अपने कॉपी रजिस्टर में तो आप इसी को एक ही लाइन में कंटिन्यू कर सकते हैं, आपके पास स्पेस होगी, आप एक ही लाइन में इसको लिखेंगे। अब देखें क्या हो रहा है, ये वही इसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हमने अभी पहले किया था। ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको जगह हमने क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे v1, यानी वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। ये है लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, इसकी जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा,
mv1, ठीक है, mv1 लिखेंगे। और अगर आप मास सेम ले रहे हैं तो mv1 लिखेंगे, अगर आप मास डिफरेंट ले रहे हैं अलग अलग पार्टिकल्स के तो फिर आप क्या लिखेंगे, m1v1, ठीक है। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरह से हो जाएगा। फिर ये आपके पास r1 और यहाँ पे आपके पास आ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स के। और ये क्योंकि लीनियर मोमेंटम फोर्स फर्स्ट पार्टिकल है तो फोर्स किसकी आएगी, फर्स्ट पार्टिकल के लिए आएगी, यानी F1। इसकी जगह हम लिखेंगे F1, ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। इस तरह से ये आ जाएगा आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट v2, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास mv2, फिर ये r2 और ये आ जाएगा आपके पास F2 सेकंड पार्टिकल पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा Vn, यहाँ पे आएगा mvn, यहाँ पे आएगा आपके पास, ठीक है, Fn, ठीक है। इस तरह से देखें, अब मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिखी हैं, V1 क्रॉस mv1 प्लस r1 क्रॉस F1, सेकंड पार्टिकल का देखें V2 क्रॉस mv2 प्लस r2 क्रॉस F2 और प्लस लास्ट पार्टिकल का, ठीक है, Vn क्रॉस mvn प्लस Rn क्रॉस Fn। अब यहाँ पे इसको देखें, ये वही टॉर्क का फॉर्मूला बन रहा है, पोजीशन वेक्टर और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा टॉर्क, टॉर्क किसका, ठीक है, फर्स्ट पार्टिकल का टॉर्क, ये हो जाएगा सेकंड पार्टिकल का टॉर्क और ये हो जाएगा लास्ट पार्टिकल का टॉर्क। यहाँ पे हम लिखेंगे τ1, यहाँ लिखेंगे τ2 और यहाँ लिखेंगे τn, ठीक है। यहाँ पर मास कांस्टेंट यानी स्केलर क्वांटिटी है, इसको आप बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा v1 क्रॉस v1, यहाँ पे m और फिर आएगा v2 क्रॉस v2 और यहाँ पे m vn क्रॉस vn, ठीक है। अब आपको पता है, इससे पहले हमने अभी प्रूव किया है कि, ठीक है, सेम वेक्टर का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो 0 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे v1 क्रॉस v1 ये भी 0 हो जाएगा, v2 क्रॉस v2 ये भी 0 हो जाएगा और vn क्रॉस vn ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। और 0 मल्टीप्लाई बाय मास 0 0 0, यहाँ पे आ गया τ1, ठीक है, τ2 τn, ठीक है। यहाँ पे आपने अलग से साइड में बता दिया कि ये सारे जो क्रॉस प्रोडक्ट हैं, ठीक है, ये 0 हो रहे हैं। इस तरह से बस आपको बताना पड़ेगा, इनको प्रूव करके, ठीक है, आगे सॉल्व करके बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल आ रहा है, ठीक है, τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 अप टू τn, यानी कि ये है सम ऑफ ऑल टॉर्क, सम ऑफ ऑल टॉर्क्स, और इसको हम इस तरह समेशन के साथ लिखेंगे। अब यहाँ पे ये देखें कि इस तरह भी आप लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है, क्योंकि हमारे पास n पार्टिकल्स हैं, n टॉर्क्स हैं, तो यहाँ पे हमने, ठीक है, I लिखा है और I की मैंने लिमिट बताई है, यानी I जो होता है वो इस नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यानी कि आपके पास अगर आपने n पार्टिकल्स लिए हैं तो I जो है कहाँ से, 1 से स्टार्ट होगा n तक। अगर आपके पास 10 पार्टिकल्स हैं, कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें 10 पार्टिकल्स हैं, तो I कहाँ से होगा, 1 से लेके कहाँ तक होगा, ये 10 तक होगा, ठीक है। तो ये हमने लिमिट एक तरह से बताते हैं कि कहाँ से लेके कहाँ तक है, ठीक है। लेकिन अब इस तरह से भी आप लिख सकते हैं और आप सिंपली, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई, ठीक है, मसला नहीं है। आप सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि आप लिख दें, ठीक है, dl/dt इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल टॉर्क्स। सम ऑफ ऑल टॉर्क का मतलब यही है कि बस जितने पार्टिकल हैं उन सबका टॉर्क आप क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आया है, ठीक है, अभी के रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल टॉर्क्स, ठीक है। अब हमने कहा था कि एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, टोटल एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व्ड होगा, व्हेन नेट एक्सटर्नल, ठीक है, टॉर्क, ठीक है, इज 0, ठीक है। नेट एक्सटर्नल टॉर्क का मतलब है कि सम ऑफ ऑल टॉर्क्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल टॉर्क जब 0 होगा इसमें, क्योंकि एक से ज़्यादा पार्टिकल हैं, ठीक है, तो इसमें एक से ज़्यादा टॉर्क हैं, तो यहाँ पे हम सम लेंगे टॉर्क का। और जब एक पार्टिकल होगा उसका एक टॉर्क होगा तो यहाँ पे फिर एक टॉर्क इज इक्वल टू 0, इस तरह से आता है। अब सम ऑफ ऑल टॉर्क इज इक्वल टू 0, ठीक है, इसका मतलब है, ठीक है, इससे किस तरह से टॉर्क आ रहा है, इसका मतलब यही है कि या तो, ठीक है, बॉडी रोटेट कर रही है, सर्कुलर मोशन पे है और उस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है। उस केस में हम कहेंगे कि सम ऑफ ऑल टॉर्क इज इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरा केस मैंने आपको क्या बताया था कि अगर, ठीक है, उस बॉडी पर टॉर्क अप्लाई हो रहे हैं लेकिन कुछ क्लॉकवाइज हैं और कुछ एंटी क्लॉकवाइज हैं,
तो उसमें क्या होगा कि सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, ठीक है। और वो फिर क्या होगा, कैंसिल कर देंगे, यानी जितनी वैल्यू आपके पास क्लॉकवाइज टॉर्क की आ रही है उतनी ही अगर आपके पास सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की वैल्यू आ रही है तो वो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपके पास रिजल्ट क्या आएगा कि सम ऑफ ऑल टॉर्क इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। दोनों कंडीशन हो सकती हैं। तो अब अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, ठीक है, यानी सम ऑफ ऑल टॉर्क इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे हम ज़ीरो पुट कर देंगे। उस केस में भी हमारे पास देखें वही रिलेशन आ रहा है जो पहले आया था, लेकिन यहाँ पे एल रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल एंगुलर मोमेंटम को, ठीक है। तो हमें ये बता रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर, ठीक है, आपके पास चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका मतलब है कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज ज़ीरो, ठीक है। अब अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ज़ीरो है, इससे क्या पता चल रहा है कि एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, ठीक है। इफ डी एल बाई डी टी इज ज़ीरो, ठीक है, एल इज कांस्टेंट, ठीक है। इफ डी एल इज ज़ीरो, ठीक है, एल इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कम ज़्यादा नहीं होगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, चेंज नहीं होगा अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं कर रहे हैं। इसकी एप्लीकेशन हमने देखी थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा होता है और एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, उसमें हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करके और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास चेंज करके हम क्या करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। जो बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक है, घूम रही है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है बाय चेंजिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये फ़ायदा होता है इसका, ठीक है, कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये हमने प्रूव किया कि टोटल एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ठीक है, व्हेन सम ऑफ ऑल टॉर्क्स अप्लाइंग ऑन द पार्टिकल्स, ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये हमने, ठीक है, समझ लें हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसका चैप्टर 5 ये लास्ट हमारा टॉपिक था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। उम्मीद है मुझे आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।